नमस्कार, वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे यूपी टेट 2019 का पेपर जो 2020 में होने वाला है, यानी कि 8 जनवरी के लिए। उससे पहले एक गेस्ट पेपर करेंगे हम लोग। पूरे 6 सब्जेक्ट यहाँ पे कवर करेंगे, बिना रुके बिना थके पूरे 6 सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट शामिल होगा? आपका पहला सीडीपी होगा, दूसरा हिंदी होगा, फिर उसके बाद होगा आपका पर्यावरण, फिर मैथमेटिक्स, फिर इंग्लिश, फिर संस्कृत। इस तरीके से पूरे सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पे जुड़ चुके हैं, आप सभी लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। एक लाइक और एक शेयर जल्दी से अपने दोस्तों में कीजिए, फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहां भी जितने भी आपके रिलेटिव हो। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आप लोग जितनी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिएगा। सुपर फास्ट से क्लास करेंगे हम लोग, बिना टाइम लिए हुए जल्दी से करेंगे। पूरी कोशिश वैसे भी हमेशा मेरी रहती है कि जल्दी से क्वेश्चन को कवर किया जाए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से सभी रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए इतने सारे इंस्ट्रक्शन के साथ क्लास करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि गुणांक के आधार पर मंद बुद्धिता के स्तर का सही क्रम क्या होगा? बुद्धि लब्धि गुणांक के आधार पर मंद बुद्धिता के स्तर का सही क्रम क्या होगा? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। बहुत ही बढ़िया, हम लोग क्वेश्चन को फास्ट करेंगे, लेकिन आप लोगों की रिप्लाई आनी चाहिए। पहले 1 मिनट जस्ट चेक कर लेने दीजिए, पता नहीं। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि और जड़ बुद्धि। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलते हैं। बुद्धि आईक्यू के आधार पर मंद बुद्धिता के स्तर का सही क्रम क्या है? मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि और जड़ बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पे देखना है सही सुमेलित कौन सा नहीं है। 4 विकल्प आप सभी के सामने यहाँ पे देखिए दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है, क्या पूछा गया? सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे बुद्धि परीक्षण है, फिर यहाँ पे देखिए बुद्धि परीक्षण और उसके बाद बुद्धि परीक्षण का नाम है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। दूसरे का ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? दूसरे का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, सामूहिक भाषात्मक परीक्षण। सामूहिक भाषात्मक परीक्षण अल्फा बीटा टेस्ट, ये सही नहीं है। क्लियर है? सामूहिक भाषात्मक परीक्षण के तहत अल्फा बीटा टेस्ट क्या? अल्फा बीटा टेस्ट और क्या आता है? सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट आता है। जबकि यहां पे देखिए आर्मी बीटा टेस्ट का संबंध सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण से होता है। किससे होता है? सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये सभी मिलान सही है, ये देख लीजिएगा अगले क्वेश्चन के लिए, मतलब फ्यूचर में क्वेश्चन के लिए। व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण स्टैनफोर्ड बिने स्केल है। व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण पोर्टियस भूल भुलैया है। सामूहिक क्रियाकलाप परीक्षण, क्रियात्मक परीक्षण आर्मी बीटा टेस्ट, ये है। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि शिक्षक कक्षा में छात्रों की अधिक प्रतिभागिता चाहते तो शिक्षक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त यदि शिक्षक कक्षा में छात्रों की अधिक प्रतिभागिता चाहते तो शिक्षक के लिए सर्वाधिक युक्त शिक्षण विधि होगी कौन सी? क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, सहभागी शिक्षण। कैसे शिक्षण? सहभागी शिक्षण विधि उन्हें अपनानी होगी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर विधि शिक्षण विधि। जो प्रश्नोत्तर प्रविधि है उसी को शिक्षण विधि भी कहते हैं। प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि का जन्मदाता माना जाता है किसे? सुकरात, अरस्तु, संपूर्णानंद, स्टैनफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सुकरात। मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराया है उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि का जन्मदाता सुकरात को माना जाता है, इसीलिए प्रश्नोत्तर प्रविधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। प्रश्नोत्तर प्रविधि को सुकराती प्रविधि भी कहा जाता है। प्रविधि यानी कि शिक्षण विधि। प्रश्नोत्तर प्रविधि के 3 सोपान है, एग्जाम में पूछा गया कौन कौन सा? पहला है निरीक्षण है, दूसरा है अनुभव है, तीसरा है परीक्षण है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा है? अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है प्रश्नों के प्रकार से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्नों के प्रकार में पहला प्रस्तावना प्रश्न होता है, फिर विचारात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न। ये सभी प्रश्नों के प्रकार हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं एवं प्रतिक्रियाओं की जांच करने हेतु रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है छात्र प्रोफाइल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना का क्रियान्वयन और भोजन निर्माण कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। क्लियर है? उपरोक्त सभी के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत भी, वार्ड समिति भी गैर सरकारी संगठन। अच्छा, एक चीज और है, एमडीएम मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। ये ध्यान में रखिएगा, 1995 को। कब? 15 अगस्त 1995 को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा बी, 5 मई 1988 को। आप लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करते रहिए, बहुत ही फास्ट रिप्लाई आप सभी की होनी चाहिए, जल्दी से। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 विकल्प आपका सही हो जाता है बी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में रखा गया? किस वर्ष संवैधानिक संशोधन के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी आप देख रहे हैं ना, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आपका सही हो जाएगा सी, 1976। 1976 में भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया। 1976 से पूर्व शिक्षा व्यवस्था का दायित्व पूर्ण रूप से राज्यों का था। और एक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(1) के अनुसार उसके अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लेख भी किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के 45 के अंतर्गत जो अनुच्छेद है 45 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के, कितना? 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का उल्लेख किया गया है। ये पॉइंट जितना आपको मैंने बताया एक साथ इंपॉर्टेंट था, बताना इसलिए जरूरी था, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के प्रमुख कार्य हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के प्रमुख कार्य कौन से हैं? विकल्प एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी। अच्छा, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करेंगे। अभी कल की वीडियो में मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, सभी कार्य करना, अनुसंधान, विस्तार कार्य, सेवापूर्ण और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना, ये ज्ञान एवं सूचना का प्रसार करना, विद्यालय शिक्षा संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रतिपादन करना, ये सारे कार्य एनसीईआरटी के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालय शिक्षा का प्रबंध करने वाले स्थानीय निकाय कौन कौन हैं? क्वेश्चन नंबर आपका सही हो जाता है 10 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 10 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका, ये सभी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते। नेक्स्ट है आपका, पठन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 है, पठन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? 12 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, 4 चरण होते हैं। कुल कितने चरण होते हैं? पूरे 4 चरण होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं? श्रव्य बिंबों का निर्माण करना, फिर उसके बाद श्रव्य बिंबों के साथ जैसे कुछ आप सुनते हैं उसके साथ साथ आप विचारों का संयोजन कर ले, फिर उसके बाद अलग अलग विचारों के समूह हैं, जो अलग अलग विचार होते हैं फिर उनका समूह बनाना, फिर उसके बाद समूहों का सामूहिकरण करना। ये 4 चरण मेनली होते हैं। ठीक है, जो सुनने के साथ साथ उसके बाद विचारों का संयोजन, फिर समूह बनाना, फिर जो अलग अलग शब्द होते हैं उनका समूहीकरण करना। और पठन प्रक्रिया के 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है मुखर पठन और दूसरा होता है मौन पठन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 13 है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 13 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, आनुवांशिकता भी, अभिप्रेरणा भी है, परीक्षण, शिक्षण, ये सभी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, किशोरावस्था के कठिन काल मानने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा समायोजन में असमर्थता, संवेगात्मक अपरिपक्वता
यौन आकर्षण या कामुकता, इसकी वजह से कहते हैं किशोरावस्था को कठिन काल। ऑप्शन आपका यहाँ पे 14 का सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? ये भी आप लोग रिप्लाई करिए, कथन और कारण में मैंने पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? देखिए ध्यान से, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, युंग के द्वारा। कई बार ये क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, 3 भाग, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन चिंतन वृद्धि के तरीकों या विधियों में सम्मिलित की जा सकती है? निम्न में कौन चिंतन वृद्धि के तरीकों या विधियों में सम्मिलित की जाती है? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ज्ञान की गहनता, भाषा की परिपक्वता, सशक्त प्रेरणा। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने कल्पना के कितने प्रकारों की चर्चा की है? क्वेश्चन नंबर 17, मैकडूगल ने कल्पना के कितने प्रकारों की चर्चा की है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, 4 प्रकार की। 4 प्रकार की कल्पना कौन कौन सी? पहला है सृजनात्मक कल्पना, दूसरा है आदानात्मक कल्पना, तीसरा है कार्य साधक कल्पना, चौथा है रसात्मक कल्पना। ठीक है, कार्य साधक कल्पना में सैद्धांतिक कल्पना और व्यवहारिक कल्पना आती है। उसके बाद रसात्मक कल्पना में आपका जो मतलब रसात्मक जो मनोरंजन हो, कला वाली कल्पना हो, वो सभी होती है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यक्तिक विभिन्नता के प्रभावी कारक कौन से हैं? व्यक्तिक विभिन्नता के प्रभावी कारक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है वंशानुक्रम है, वातावरण है, जाति, प्रजाति व देश। ये सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की का सिद्धांत किससे संबंधित है? मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की का सिद्धांत किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा, समायोजन, अधिगम, नैतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, ये वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? अधिगम से। ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, अधिगम। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया है। ठीक है, और उनके सिद्धांत का नाम क्या है आपको बताना है, इतना मैंने हिंट दे दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मनोवैज्ञानिक ब्रोनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों का मानसिक रूप से कितने तरीकों में अभिव्यक्त करता है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। 20 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, 3 तरीकों में। ब्रोनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों का मानसिक रूप से 3 तरीकों में अभिव्यक्त करता है। कौन कौन सा? एक होती है सक्रियता विधि होती है। इस विधि में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे भूख लगने पर वो रोने लगते हैं, हाथ पैर हिलाने लगते हैं, ये हो गया। फिर दूसरा है दृश्य प्रतिमा विधि। इस विधि में बालक क्या करते हैं? अपनी अनुभूतियों को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बना करके वो प्रकट करता है। क्वेश्चन फिर उसके बाद तीसरी कैटेगरी है सांकेतिक विधि। इसमें क्या करते हैं बालक? अपनी अनुभूतियों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। ये चीजें हो गई 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सीखने में पठार को दूर करने के लिए शिक्षक क्या क्या उपाय करता है? 21 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? चलिए एक बार जल्दी से आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग ऑनेस्टी के साथ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप देखिए कितने लोग लाइव है और लाइक का रेशियो जितने हैं कम से कम 100% ऑनेस्टी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, फिर उसके बाद तुरंत क्वेश्चन पे आते हैं। फुल कॉन्सेंट्रेशन आपके यहाँ पे होना चाहिए। साइड का काम है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 21 का ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है डी। तब तक आप लोग इतनी देर में विकल्प भी पढ़ लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, दिए हुए विकल्पों में कौन अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत से संबंधित है? अधिगम स्थानांतरण भी मैंने वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों का जो प्रभाव होता है वही अधिगम स्थानांतरण होता है। पहले सीखी हुई चीज बाद में उपयोग की जाती है। ठीक है, पहले वाली इसमें कई मानसिक शक्तियों का सिद्धांत हो गया, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत,
आरोपण का सिद्धांत होता है, सीखना सीखने का सिद्धांत, ये सारे हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार मैंने उस वीडियो में कंप्लीट कर दिया जो हैंड रिटन नोट्स था। ठीक है, यहाँ पे अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं, अभिप्रेरणा के प्रकार आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, अभिप्रेरणा अगर शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो अभिप्रेरणा मेनली दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक होती है, दूसरी कृत्रिम होती है। प्राकृतिक, पहली प्राकृतिक हो गई, दूसरी कौन सी हो गई? कृत्रिम हो गई। ठीक है, प्राकृतिक में बढ़ता है फिर वो मनोदैहिक प्रेरणा है, सामाजिक, प्राकृतिक में ही मनोदैहिक, सामाजिक, फिर उसके बाद व्यक्तिगत, ये इसमें आ जाती है। कृत्रिम में आपकी, ठीक है, वो दंड पुरस्कार, ये सारी चीजें आ जाती है, उसमें सहयोग हो ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, बाधा का उपस्थित होना कारण है। बाधा का उपस्थित होना क्या कारण है? 24, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, विस्मरण का। विस्मरण का मतलब होता है भूल जाना। विस्मरण का कारण क्या होता है? बाधा का उपस्थित होना, दमन का होना, भावात्मक बाधा, ये सभी समय का प्रभाव हो जाता है। कभी कभी आप जब नशीली चीजें खाते हैं तो ये सारे उसके डिटेल में बहुत नहीं जाना, जल्दी जल्दी से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 25 पे आ जाते हैं। निम्न में से बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? आपको बताना है निम्नलिखित में से बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। 25 ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी, वास्तविक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित होती है। IQ बराबर क्या होता है? क्या होता है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, यही होता है ना, गुणे 100। व्युत्क्रमी संबंध यानी कि IQ जो होता है वास्तविक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित होती है। IQ है व्युत्क्रमानुपाती होता है। IQ देखिए, ये व्युत्क्रमानुपाती, मतलब व्युत्क्रमानुपाती ये होता है IQ जब वास्तविक आयु बढ़ेगी तो IQ घटेगी, ऐसे उल्टा संबंध होता है। व्युत्क्रमी यही कहा जाता है। अनुक्रमानुपाती जब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़े, एक व्युत्क्रमानुपाती में होता है एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, ऐसा कुछ। क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं को सबसे अच्छा उपचार क्या है? अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी, निदानात्मक परीक्षण। उसके कारणों को जान करके आप निदानात्मक शिक्षण दें। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार निदानात्मक शिक्षण है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी भी शिक्षार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? किसी भी शिक्षार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 27, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, शिक्षार्थी पूछा जा रहा है। 27 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, आज्ञाकारी होना। शैक्षणिक काल में किसी भी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है उसका आज्ञाकारी होना। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में क्वेश्चन नंबर 28, विद्यार्थियों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है किसके निर्माण में? 28 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? 28 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, संवेगात्मक जो समायोजन होता है व्यक्तित्व निर्माण में भी। किसी का व्यक्तित्व कितना बढ़िया है अगर वो संवेगात्मक रूप से समायोजित है, ये नहीं कि गुस्से में तुरंत आपक हो बैठे, उसको अच्छा व्यक्तित्व उसका नहीं कहा जाएगा। अनुशासन में भी, अच्छा शिक्षण में भी, सभी जगह में संवेगात्मक अगर समायोजन उसके अंदर है तो सारी जगह पे अनुशासन में भी अच्छे तरीके से अनुशासित होगा, व्यक्तित्व निर्माण भी उसका अच्छा होगा, कक्षा शिक्षण भी वो प्रभावी तरीके से कर लेगा। 29 है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किस शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का है? क्वेश्चन नंबर 29 का विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? एक है ड्रेवर का। ये कथन किसका है? ड्रेवर महोदय का। अगला क्वेश्चन है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, प्रारंभ में सीखने की गति क्या होती है? तीव्र होती है, और कालांतर में मंद होती चली जाती, तो उसे हम क्या कहेंगे? आसान सा क्वेश्चन है, इसकी रिप्लाई आप लोग करिए। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र हो और कालांतर में मंद होती चली जाती है, तो इसे कौन सा वक्र कहेंगे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप लोग इसकी रिप्लाई करिए कमेंट सेक्शन में। तो इस तरीके से बताइए क्वेश्चन नंबर, मतलब पूरे 30 क्वेश्चन में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए।
और इसी तरीके से हम चलते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बिना रुके, और आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। आप लोगों की रिप्लाई हमारे स्पीड के साथ मैच नहीं कर रही बिल्कुल भी। आप लोग जितनी जल्दी रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी हम पूरे इस क्लास को खत्म करेंगे। काफी लंबा क्लास चलने वाला है। तो अब चलते हैं हिंदी की तरफ। आप लोग अपनी स्कोरिंग जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए। बहुत ही बढ़िया, 28 से 27 से, एक्सेलेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए, ये सब्जेक्ट आपका हिंदी स्टार्ट हो जाता है। हिंदी में 31 से 35 तक आपका क्या होगा, किससे रिलेटेड होगा, आपके गद्य या पद्य से होगा। 31 से 35 तक आप लोगों के आदेश के अनुसार हम इसे छोड़ते चलते हैं। ठीक, अब हम चलेंगे 36 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पूरा फोकस पढ़ने पे होगा। एक ही 2 दिन एग्जाम बचा है, समझ लीजिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, मुझे समझ नहीं आता आप लोग कैसे एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी के पोर्शन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 36 है हिंदी के पोर्शन पे। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन की संख्या पूरी यहाँ पे मानी जाती है 33। क्लियर है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। उनकी संख्या कितनी, 33 मानी जाती है। अगर हम द्विगुण व्यंजन इसमें जोड़ देते हैं, ढ और ढ को, इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 35 हो जाती है। द्विगुण व्यंजन, ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपके पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा। ढीठ शब्द का तत्सम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 है। ढीठ ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है धृष्ट। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा डी, धृष्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 साधु का विलोम शब्द है। साधु का विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38, इसका विकल्प आपका सही हो जाता है 38 का डी, असाधु। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, समरूपी शब्द अजर और अजिर के भिन्नात्मक अर्थ हैं। कौन कौन से, 39 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 39, अजर, अजर का अर्थ है जो बूढ़ा ना हो, और अजिर का अर्थ क्या होता है, आंगन होता है। तो विकल्प आपका बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मेहतरानी का पुल्लिंग है। मेहतरानी का पुल्लिंग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, मेहतर। 41 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, आप लोगों को रिप्लाई करनी है जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है। अब यहां पे सर्वनाम पूछा जा रहा है। 42 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 42। जल्दी से रिप्लाई करिए, आसान सा क्वेश्चन है। विकल्प यहां पे आपका हो जाता है एक, तुम, तुम, हम, मैं, आप, ये सभी सर्वनाम है। इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। इसमें से कौन सा युग्म विशेषण का नहीं है, 43। विकल्प सही हो जाता है आपका डी, राम और लक्ष्मण युग्म विशेषण नहीं है। ये दोनों क्या है, ये दोनों संज्ञा हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, क्रियार्थक संज्ञा है। क्रियार्थक संज्ञा है 40। ठीक है, 40 का यहां पे ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन है। 44 है, 44 है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तो क्या कहलाती है, क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। 45 पे आ जाते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल के, विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है 6। ये विकल्प सही हो जाता है डी, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं, सामान्य भूत, दूसरा है आसन्न भूत, तीसरा है पूर्ण भूत, चौथा है अपूर्ण भूत, फिर संदिग्ध भूत, फिर है हेतुमद भूत है। ये पूरे 6 भूतकाल के भेद हैं। नेक्स्ट है, हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पे सी सही हो जाता है। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। बहुत बढ़िया, सभी के रिप्लाई एकदम से
हिंदी में तो आपको 100% परफॉर्म करना है, 100% नंबर आपको लाना है। हिंदी में 30 का 30 टारगेट होना चाहिए आपका। हिंदी में एकदम से 30 में 30 आपको मिलना है। प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? आप लोग जितनी जल्दी रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट नए जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक तो 100% ऑनेस्टी के साथ आपको करना चाहिए जरूर, ठीक है। 1 मिनट जस्ट पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आप लोग करते रहिए। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, प्रबल है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 48 है, झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है? झगड़ालू में आपको प्रत्यय बताना है। झगड़ालू में विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है बी, आलू प्रत्यय। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 49, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण का संधि विच्छेद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। अन्वेषण का संधि विच्छेद आपको बताना है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, अनुधन एसर। इसमें संधि कौन सी है? ओ और ए मिलकर के क्या हो जाता है? वे हो जाता है। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें यण संधि है। ध्यान दीजिएगा, संधि से रिलेटेड 3 चीजें पूछी जाती है, या तो संधि विच्छेद, या तो संधि विच्छेद दिया रहता है उसको संधि करना, और उसमें संधि कौन सी ये पूछा जाता है। तो इसमें यण संधि है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, लोकप्रिय शब्द में समास है। लोकप्रिय शब्द में समास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 50 का यहां पे विकल्प सही हो जाता है तत्पुरुष समास। लोकप्रिय में तत्पुरुष समास होता है। लोक में प्रिय। अब इसमें तत्पुरुष में भी कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विराम का अर्थ क्या है? विराम का अर्थ, क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्राम या आराम। अब आराम देखिए कैसे लिखा है। क्लियर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, घुटने टेकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाइए। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, हार मान लेना। अगला आपका क्वेश्चन यहां पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें अलंकार कौन सा है? किस अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है? चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 53 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है रूपक अलंकार। बहुत ही बढ़िया, जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। और आप लोग की 100% रिप्लाई बहुत ही सही चल रही है, एक्सेलेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, क्योंकि इसमें कमल रूपी चरण का प्रयोग किया जा रहा है ना, तो यहाँ चरण की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। तो इसमें इस दोहे में रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, बाणभट्ट, यहाँ पे देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? अभी आप लोगों की एक साहित्य से रिलेटेड क्लास चलेगी, जस्ट इस क्लास के बाद कंटिन्यू होगी, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन है। पूरी लास्ट में साहित्य की क्लास होगी, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 54 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथाएं किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पे पहले एक कविता देख लीजिए। सुंदर कपोत के जोड़े जब बागों में राह दिखाते थे, मन बहक बहक ही जाता था, सृष्टि का पाठ पढ़ाते थे। अब 55 में पूछा जा रहा है, उपर्युक्त कविता में तुकांत है, तुकांत पूछा जा रहा है। तो दिखाते थे, यहाँ पे देखिए तुकांत क्या होता है? जो तुक से होता है, लय से होता है। देखिए दिखाते थे, पढ़ाते थे। क्लियर है? यह है तुकांत। ऑप्शन सी हो जाता है आपका सही। वो दोनों नहीं मैच कर रहे थे, दोनों लाइन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 56 पे आ जाते हैं। नाद क्या है? नाद क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 56। आप लोग जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, कविता का सौंदर्य तत्व है नाद। कविता अपनी नाद सौंदर्य से मंत्रमुग्ध कर देती, मन को मोह लेती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, शिक्षा का चरम लक्ष्य शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहां पे आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 57 का ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी होगा।
यहाँ पे देखिए विद्यालय पाठचर्या के एक अंग के रूप में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, नहीं जैसे कोई शब्द नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, और सारी चीजें यहाँ पे ए बी सी तीनों सही है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 58 में, क्वेश्चन है विद्यालय आने से पूर्व बालक क्या कर लेता है। 58 जल्दी से आप लोग पढ़ के रिप्लाई कीजिए। मौखिक भाषा का अर्जन कर लेते हैं, या लिखित भाषा का अर्जन कर लेते हैं, या लिखित और मौखिक दोनों भाषा का अर्जन कर लेते हैं, या व्याकरणीय भाषा का अर्जन कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। लिखित ये भी नहीं होगा। जब लिखित ये वाला गलत हो गया तो ये भी गलत होगा। तो विकल्प आपका 58 का सही हो जाता है ए, मौखिक भाषा का अर्जन वो कर लेते हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य क्या है। संज्ञानात्मक विकास का क्या मतलब है, संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य। 59 विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा। चलिए 59 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, शिक्षार्थी का बौद्धिक विकास। संज्ञानात्मक विकास का मेन मतलब होता है शिक्षार्थी का बौद्धिक विकास। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, बौद्धिक विकास मतलब उसके ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन क्षमता का विकास। पूछा जाता है संज्ञानात्मक विकास से क्या मतलब होता है, तो जो मैंने अभी वर्ड बोले वो आपके माइंड में होना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास मतलब जो विद्यार्थी है उसका बौद्धिक विकास, जैसे उसके ज्ञान में वृद्धि, बोध में वृद्धि, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन क्षमता का विकास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन है, मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कम से कम मेरे मोटिवेशन के लिए एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आप देखिए 1900 लोग अभी देख रहे हैं और लाइक देखिए कितना कम है, तो एक बार आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हैं, लाइक और शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन। क्वेश्चन नंबर 60 बहुत ही बढ़िया विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है शिक्षार्थी की प्रगति के बारे में निरंतर निर्णय, उसकी प्रगति के बारे में हमेशा निर्णय लेना, कभी कभी बिल्कुल नहीं, बारे में कभी निर्णय नहीं, ये बिल्कुल नहीं, नकारात्मक ये भी नहीं, तो विकल्प आपका बी सही हो जाता है। अब यहाँ पे आप लोग हिंदी में बताइए 30-25 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए हिंदी का, क्योंकि 5 क्वेश्चन हम लोग गद्य का छोड़ चुके होते हैं, गद्य पद्य जो भी होता है। क्लियर है। अब आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट कौन सा होगा, ईवीएस। और ये सारे क्वेश्चन आप लोग जितना देख रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जैसे एक परफेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है उसी तरीके से आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। देख के आने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे रिप्लाई। अब आगे चलते हैं हम लोग ईवीएस की तरफ। ठीक है, पर्यावरणीय अध्ययन। अब यहाँ पे आइए जल्दी से आप लोग 121 पे पहले हम लोग ईवीएस देख लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए परियावरणीय अध्ययन में परियोजना विधि के जन्मदाता हैं। परियोजना विधि के जन्मदाता कौन है, बहुत बढ़िया, परियोजना विधि के जन्मदाता। क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, WH किलपैट्रिक। क्लियर है। जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। अब 122 नंबर पे चलते हैं। 122 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 122 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी का प्रयोग करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। विकल्प यहाँ पे 122 पे आप आएंगे, ए बी दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको देखिए हम आपको बता देते हैं क्यों करना चाहिए, क्योंकि इससे पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में सहायता मिलती है। विकल्प आपका यहाँ पे सी सही होगा। अब आगे चलते हैं 123 पे। आपके सिलेबस में टॉपिक है परिवार। एकल परिवार से क्या मतलब होता है, एकल परिवार से तात्पर्य क्या है। एक 123 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। एकल परिवार में माता पिता होते हैं और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, इसी को एकल परिवार कहा जाता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है परिवार 2 प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। फिर यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है। भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता आपके सिलेबस में टॉपिक है, तो उससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा।
मानव शरीर की, जिसमें भोजन स्वास्थ्य में क्या आएगा, जो प्रोटीन विटामिन इन सब की कमी से क्या होगा, तो किसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, ये सारी चीजें आएंगी। तो मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है, 124 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन का क्या काम होता है, मानव शरीर में त्वचा, रक्त, मांसपेशियों और हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होती है। जब कोशिका की वृद्धि होगी 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनेगी तो शरीर की वृद्धि अपने आप हो जाएगी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बन में मिली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके साथ साथ ये नाइट्रोजन तत्व भी पाया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि नाइट्रोजन तत्व किस में पाया जाता है, तो आपको विकल्प दे दिया जाता है, तो उसमें आप प्रोटीन सही करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए। 125 का विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, सी सही होगा, दिसंबर 2002 में। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी, दिसंबर 2002 में। कब दिसंबर, 11 दिसंबर 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, 126 का ऑप्शन है यहाँ पे आपका सही हो जाता है कमल है। इसका वानस्पतिक नेम क्या है, बोटेनिकल नेम नीलंबो न्यूसिफेरा, नीलंबो न्यूसिफेरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है, 127। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 2695 मीटर है। ये केरल के इदुक्की जिले में स्थित है। 128वीं वह नदी कौन सी है जिसके तट पर प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, बद्रीनाथ का मंदिर जिस नदी के तट पर स्थित है कौन सी नदी, 128 का ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, सी, अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। जबकि केदारनाथ किसके तट पर है, मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख संसाधन 129, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है वन है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश का प्रमुख संसाधन वन है, 129 का आपका ऑप्शन सही हो जाता है ए। अगला क्वेश्चन है 130 से, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था कब, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है आपका 130। जितने भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं एक बार जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, एक लाइक और एक शेयर, बहुत बढ़िया। चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए और एक बार लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। 130 का विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है, बी, 1853 में। 1853 में ये बनकर तैयार हुआ था भारत में प्रथम रेल मार्ग, जिसकी कुल लंबाई कितनी थी, 32 किलोमीटर थी। और 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 131 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, निम्न में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, 131, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है अरावली। ये एक अवशिष्ट पर्वत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है अरावली कठोर क्वार्टर चट्टानों से बना हुआ है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है और यह एक अवशिष्ट पर्वत है और विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है और किससे मिलकर के बनी है, क्वार्टर चट्टानों से ये निर्मित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है मेडागास्कर कहां पर स्थित है, मेडागास्कर कहां पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 132। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, मेडागास्कर द्वीप 132, ऑप्शन सही हो जाता है आपका ये हिंद महासागर में। कहां पर स्थित है, हिंद महासागर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष आपको बताना है। 133 का विकल्प आपका कौन सा सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वी.आर. अम्बेडकर, अय्यर, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, 133 का ऑप्शन बी सही हो जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता
9 दिसंबर को हुई थी पहली बैठक, 9 दिसंबर 1946 को। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एक क्वेश्चन पूछा गया तभी आपको यहाँ पे बता रहे, पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो इसकी अस्थाई, यहाँ पे अस्थाई अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपको बताना है। 134 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा डी, सारस क्रेन। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। और हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कमल है। राजकीय, अब पूछ रहे हैं राजकीय पुष्प, अभी पूछ रहे हैं राजकीय पुष्प क्या है? आप बता सकते हैं, जल्दी से रिप्लाई करिए। चलिए, गुलाब और दूसरा है पलाश, दोनों में से आपको रिप्लाई करना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया? 135 ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? संविधान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है 135 का सी, रूस के संविधान से लिया गया है। कहां से? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किसने? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे 136 का ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है डी, जोसेफ फोरियर ने। किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 137 है, किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? आज के ईवीएस की क्लास में आपके सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराए हैं जो भी आपके सिलेबस से हैं। 137 आज की मैराथन क्लास ईवीएस की आप लोग जरूर देख लीजिएगा एग्जाम देने जाने से पहले। 137 का विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है वॉल्टर जी रोसन के द्वारा। क्लियर है? ये अमेरिकी वनस्पति शास्त्री हैं वॉल्टर जी रोसन, इन्होंने सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। अगला है, सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा वृक्ष आपको बताना है। चलिए एक बार जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, एक बार एक लाइक और एक शेयर। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ऑनेस्टी के साथ 100%, कितने लोग लाइव हैं? अभी देखिए 2100 लोग लाइव हैं और लाइक देखिए कितना कम है, तो रेशियो तो मेंटेन रख ही दीजिए पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 पूरा क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। 138 की तरफ आ जाइए। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, सिकोया। कहाँ पर ये पाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? लगभग इसकी जो लंबाई है 379 फीट तक होती है, 379 फीट तक। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, वाहनों में पेट्रोल जलने से निम्न में से वह कौन सी धातु है जो वायु को प्रदूषित करती है? कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा होगा जो ईवीएस में आप लोगों ने मेरे वीडियो से नहीं पढ़ा है। 139 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, लेड है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, लेड का प्रयोग इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 140, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की पूछी जा रही है, ध्यान दीजिएगा। सबसे ऊंची चोटी ये नहीं कि कुछ भी आंख मूंद के लगा देना है। 140 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, अनाईमुडी। प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, यह अन्नामलाई पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर के लगभग है। और दूसरी सबसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरी सबसे ऊंची चोटी विकल्प के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा, दूसरी होगी डोडाबेट्टा, जो तमिलनाडु में कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई 2636 के करीब है। विकल्प के अकॉर्डिंग दूसरी है। नेक्स्ट है 141, लवड़ी जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? लवड़ी जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? 141 विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? थैलोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हैलोफाइट्स। 141 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है। बहुत बढ़िया, विकल्प सही हो जाता है आपका डी, हैलोफाइट्स। उन पौधों को कहते हैं लवण मृदोद्भिद अथवा हैलोफाइट्स। उन पौधों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में पैदा होते हैं। ऐसे जल
जिसमें लवण की मात्रा होती है, नमक की मात्रा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है 142। निम्न में से वह कौन सा अजैविक प्रदूषक है जो भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? किसको प्रदूषित करता है? भूमिगत जल को ये प्रदूषित करता है। 142 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प सही हो जाता है आपका सी, आर्सेनिक। जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे एक से बढ़ के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 142 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, आर्सेनिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है ये अजैविक प्रदूषक है, ध्यान दीजिएगा अजैविक प्रदूषक में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन निम्न में से कौन सा है? जल में घुलनशील, आपको मैंने बताया था जो कीड़ा होता है KEDA, ये किस में घुलता है? तेल में घुल जाता है, वसा में। यानी कि एक कीड़ा का मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी वसा में घुलने वाले विटामिन है। लेकिन उसके बाद कौन सा बच रहा है? बी और सी ही बच रहा है। तो बी और सी किस में घुलने वाले हैं? वसा में। तो यहाँ पे विकल्प आपका 43 का कौन सा सही हो जाएगा? बी सही होगा, विटामिन सी। बी है नहीं इसमें, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, विटामिन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करेंगे। 144 पे आते हैं, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास रहती है? दूध में मिठास किसकी उपस्थिति के कारण रहती है? 144 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सुक्रोज, लैक्टोज, कैरोटीन, माइक्रोज। विकल्प यहाँ पे 144 का सही हो जाता है बी, लैक्टोज। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास रहती है। लैक्टोज जो होती है एक प्राकृतिक शर्करा है, एक कार्बोहाइड्रेट है जिसकी उपस्थिति के कारण दूध में हल्की सी मिठास आ जाती है। अगला है निम्न में से किसकी कमी के कारण मनुष्य में मधुमेह रोग हो जाता है? किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? 145। जितने भी स्टूडेंट नए जुड़ते जाएं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहेंगे, और जितने भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी से एक बार वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को साथ साथ में देखते रहिए। 145 का विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? बी सही होगा, इंसुलिन। बहुत बढ़िया। इंसुलिन एक हार्मोन है, ये हार्मोन है, ये रुधिर में क्या करता है? शर्करा का नियमन करता है। शर्करा जो रुधिर में पाई जाती है उसको मेंटेन करता है, कम या ज्यादा नहीं होने देता, उसको मेंटेन रखता है। नेक्स्ट है जलीय संतुलन में श्वसन होता है। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है किसके द्वारा? जो जल में पाए जाते हैं उनमें श्वसन किसके द्वारा होता है? 146 विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, गलफड़ों के द्वारा। फेफड़े नहीं लगाना है, गलफड़ों के द्वारा। जिसे मछली में पूछा जाता है, मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है? गिल्स या गलफड़ों के द्वारा। 147 है मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? स्थानीय निकाय भी आपके उसमें सिलेबस में आप देखेंगे ना, स्थानीय निकाय है। स्थानीय निकाय आपके SCERT में एक एक लाइन आपको पूरा दिया गया है। SCERT में जो आपका पर्यावरण का सिलेबस है पूरा SCERT के अकॉर्डिंग एक एक सिलेबस का एक एक टॉपिक पूरा दिया गया। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 147 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा? सी, 5 वर्ष का होता है। देखिए आपको कुछ इससे पॉइंट बता देते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 243 या के अनुसार मेयर का कार्यकाल नगर निगम के प्रथम अधिवेशन की नियत तिथि से कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। ये ध्यान रखिएगा। और 73वें संविधान संशोधन इसको भी याद रखिएगा, और अनुच्छेद 243 भी आपको याद रखना ही रखना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है क्या? परामर्शदात्री निकाय, प्रशासनिक अधिकरण, या परामर्शदात्री समिति, या पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण। 148 का ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही होगा, प्रशासनिक अधिकरण। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक अधिकरण के अंतर्गत कार्य करती है। आप लोग एकदम थोड़ा थोड़ा सा स्लो रिप्लाई कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है 149। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि, क्या ध्यान रखना चाहिए? 149 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? छात्र प्रसन्नता पूर्वक न पढ़े, बिल्कुल गलत। पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय में पूरा हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं। पाठ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। 149 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 150। एक बार आप सभी स्टूडेंट जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। 150 पे आ जाइए, जल्दी से लाइक और शेयर करिए जितने भी स्टूडेंट ऑनेस्टी के साथ 100%। गुड, वेरी गुड, शुक्रिया आप सभी का। 150 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है? डी,
उपर्युक्त सभी है। आवश्यकता का, उपयोगिता का, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत सभी। तो अब यहाँ पे बताइए ईवीएस में 30 में आप लोग कितना पाए? 30 में 30 से नीचे किसी को नहीं बताना है। 30 में कितना आप पाए हैं, 30 में कितना स्कोर किए हैं लोग? जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। बहुत ही बढ़िया। अब अगला आपका टॉपिक कौन सा होगा? आप लोग जल्दी से बताइए, अगला टॉपिक कौन सा हम उठाएं? क्या चाहते हैं आप लोग? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन सा? सीडीपी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपका हिंदी हमने कंप्लीट कर लिया, फिर तीसरा आपका ईवीएस हमने कंप्लीट कर लिया। 3 सब्जेक्ट हमने, यानी कि पूरे 90 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड हो? चलिए संस्कृत हम लोग देख लेते हैं। संस्कृत की बड़ी डिमांड आ रही, बड़ी रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए संस्कृत पे आ जाते हैं। संस्कृत है 61 से 65 तक पूरे सब्जेक्ट करेंगे। इंग्लिश भी करेंगे, मैथमेटिक्स भी करेंगे, संस्कृत भी करेंगे। संस्कृत है, अब यहाँ पे देखिए ये पूरा पद्यांश के आधार पे उत्तर देना है, इसको हम छोड़ते चलते हैं। क्लियर है? 61 से कितना बोला गया? 65 ना। चलिए 61 से 65 तक हम लोग छोड़ते चलते हैं। अब उसके बाद 66 पे आ जाते हैं, 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 यहां पे देखिए, यहां पे देखिए असंभ्यम शब्द रूप है 66। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाइए। आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। जितनी जल्दी आप लोग रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी हम क्वेश्चन को कवर कर लेंगे और पूरा सब्जेक्ट यहां पे कवर करना है। ठीक ठीक है। इंग्लिश कराएंगे इसके बाद। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहेंगे, फिर इसको जल्दी से हम कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है 66 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अस्मत् शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप है। नेक्स्ट है 67 है अहम त्वाम पश्यामि, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? 67 अहम त्वाम पश्यामि, विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है। 67 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, मया त्वम दृश्यते, मया त्वम दृश्यते। अगला क्वेश्चन आपका है 68, भानुना में विभक्ति है। 68 पे आ जाते हैं। 68 भानुना में विभक्ति कौन सी है? पंचमी, तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया। 68 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, तृतीया। भानुना भानु शब्द की तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप है। भानुना भानुभ्याम भानुभिः, भानुना भानुभ्याम भानुभिः, ऐसे इसका रूप चलता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का। क्वेश्चन नंबर 69 है इत्याधारा में संधि है। इत्याधारा में संधि कौन सी है आपको बताना है। यहां पे इत्याधारा 69, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, यड़ संधि है। यड़ संधि का सूत्र क्या है? इको यड़च। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? इति धन आधार। अन्वय का पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अन्वय पूछा जाता है। इसका क्या होगा? अनुधन आय। इसमें संधि कौन सी है? यड़ संधि, इको यड़च। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अव्यय नहीं है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से अव्यय नहीं है। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? तुदति। 70 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी। अगला क्वेश्चन है 71 पे, यशा में कौन सा लिंग है? यशा में कौन सा लिंग है आपको बताना है। यहां पे जल्दी से रिप्लाई करिए। 71, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है नपुंसक लिंग। यशा में नपुंसक लिंग है। वे वस्तुएं जो निष्प्राण होती उन्हें नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे यश हुआ, ख्याति हुआ, क्लियर, बड़प्पन। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक हो गया, मोहन हो गया, पिता हो गया। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, महर्षि वाल्मीकि को रामायण या रामचरित के ज्ञान का वरदान किसने दिया?
क्वेश्चन नंबर 72, विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? 72 का ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है ए, ब्रह्मा ने। क्लियर है? अगला है, हाँ क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कुल कितने, रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक संकलित हैं, 24,000 श्लोक संकलित हैं। अगला है, महाभारत ग्रंथ है 73। महाभारत ग्रंथ कैसा है? ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, ऐतिहासिक ग्रंथ है। महाभारत किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास, कृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी महाभारत ग्रंथ को लिखे हैं। इसमें 1,00,000 श्लोक और कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है 74। रामेण वाणेन हतो बाली संबंधित है किससे? रामेण वाणेन हतो बाली किससे संबंधित है? 74 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, कार्तिक कर्णयोस तृतीया। अगला है, कंठे काला में समास कौन सा? 75 कंठे काला में समास कौन सा है? 75 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, बहुब्रीहि। अन्य पद प्रधान हो जाता है तो उसमें कौन सा समास हो जाता है? बहुब्रीहि हो जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, दंडे के पितामह का नाम था 76, इनका नाम था भारवी था। 10 कुमार चरितम किसने लिखा है? 10 कुमार चरितम ये दंडी ने ही लिखा है, ये गद्य काव्य है। नेक्स्ट है 77 है, 16 को कहते हैं, 16 को क्या कहते हैं? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा, 16 को सोडस कहते हैं, ये सही हो जाएगा। 78 है, मृक्ष कटिकम किसकी रचना है? मृक्ष कटिकम किसकी रचना है? चलिए एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, जितने भी स्टूडेंट नए जुड़ चुके हैं तो जल्दी जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करिए। जो स्टूडेंट कंटिन्यू देख रहे हैं पक्का वो सभी लाइक कर चुके होंगे, तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिए आप लोग। और जो भी चैनल पे नए हैं तो उन सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 78 मृक्ष कटिकम शूद्रक की रचना है। इसमें कुल कितने अंक है? 10 अंक है। अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। भिन्न को चुनना है यहाँ पे 79 नंबर का क्वेश्चन। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, मशक्का। अगला है, आनियति पद में उपसर्ग है। आनियति पद में उपसर्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 80 है, आंग उपसर्ग। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, घुटना को कहते हैं। घुटना को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? जानू। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहां पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कटी को क्या कहते हैं? कटी को कमर कहते हैं। चरण को क्या कहते हैं? पैर कहते हैं। और यहाँ पे कफोड़ी को क्या कहते हैं? कोहनी कहते हैं। अगला है, पति का पर्यायवाची नहीं है। पति का पर्यायवाची नहीं है। 82 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, जीवनाधार। ठीक है, एक मिनट, सही नहीं है। 82 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। पति का पर्यायवाची जीवनाधार ये भी होता है, बल्लभा भी होता है। ठीक है, विकल्प यहाँ पे ये कोविदा का मतलब तो विद्वान होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है इसका पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है चिक्रोडा। चिक्रोडा का मतलब क्या है? चिक्रोडा का अर्थ आपको बताना है यहाँ पे। चिक्रोडा, क्वेश्चन नंबर 83, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, गिलहरी होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है मातों में विभक्ति है। मातों में विभक्ति है कौन सी? 84,
ऑप्शन सही हो जाता है आपका सी, षष्ठी है। षष्ठी विभक्ति एक वचन है मातु में। नेक्स्ट है 85 है, पंचम वेद माना जाता है, किसे माना जाता है? पंचम वेद किसे माना जाता है? 85 का विकल्प आपका कौन सा सही होता है? क्वेश्चन नंबर 85 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, महाभारत। वेदों की पूरी संख्या कितनी है? 4 है, लेकिन महाभारत की जो महत्ता है उसको बढ़ते देख करके उसे 5वें वेद के रूप में स्वीकार किया गया। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? वेद व्यास जी के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 है, व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 86 में आ जाते हैं। 86 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, आगमन और निगमन विधि को माना जाता है व्याकरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, आगमन और निगमन विधि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 है, व्याकरण को वेद पुरुष का कौन सा अंग माना जाता है? व्याकरण को वेद पुरुष का कौन सा अंग माना जाता है? 87 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, मुख। देखिए यहाँ पे वेदांगों की संख्या वो कितनी है? 6, जिसकी उपमा शरीर के अंगों से की गई है। जैसे शिक्षा की उपमा नाक से, कल्प हाथ, निरुक्त कान, व्याकरण मुख, छंद पैर, इस तरीके से ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 88 है, निगमन विधि के प्रवर्तक कौन है? निगमन विधि के प्रवर्तक आपको बताना है। 88 का विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है पतंजलि। 88 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है पतंजलि। नेक्स्ट है, ह्यूरिस्टिक विधि को और किस नाम से जाना जाता है? ह्यूरिस्टिक विधि को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 89 है, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रणेता कौन है? क्वेश्चन नंबर 89 ये तो हो गया अन्वेक्षण विधि। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रणेता कौन है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाते हैं, दृष्टिलेख विधि। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हम पूछ ही नहीं रहे जो हमने कराया ही नहीं है, सब कुछ मैंने कराया है तभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 90, एग्जाम आपके नजदीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, दृष्टिलेख विधि कहते हैं, किसे कहते हैं? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? दृष्टिलेख विधि। इसको अनुलेख विधि भी कहते हैं। अनुलेख विधि का मतलब है किसी का अनुसरण करके लिखना होता है, अनुलेख विधि। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे संस्कृत के हो गए आपके पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट। 5 तो गद्यांश वाला हम लोग को छोड़ देते हैं, तो कितने हो गए? 25 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं एक बार जल्दी से 100% वीडियो को आप सभी लोग ऑनेस्टी के साथ लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक और एक शेयर, बस कुछ नहीं करना, कॉन्सेंट्रेट होकर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। एग्जाम से पहले एक तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये पूरा क्वेश्चन पेपर वैसे ही सॉल्व कराया जाए जिस तरीके से आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में यूपीटेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपका डर खत्म हो और आप लोग अच्छा स्कोर कर पाए, इसकी पूरी कोशिश, इसीलिए पूरी कोशिश वनडे एग्जाम टारगेट पे चल रही है कि आपका स्कोर अच्छा हो। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और पूरे 6 सब्जेक्ट एक साथ हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे अब अगला सब्जेक्ट कौन सा कवर करते हैं हम लोग? अगला सब्जेक्ट हम लोग मैथमेटिक्स कवर करेंगे। ठीक है, मैथ्स पूरा करेंगे हम लोग। देखिए मैथ्स सबका सब्जेक्ट है, 30 नंबर का मैथ्स होता है, आप सब में बहुत ज्यादा स्कोर कर लें। 30 में 30 तो आसान नहीं है, 30 में 30 मिस्टेक हो ही जाता है। 30 में 30 जो पा जाएगा बहुत ही बढ़िया है, काबिले तारीफ है। लेकिन मैथ्स में आप पूरा सब जगह हम स्कोर करते हैं, मैथ्स में आप 2 नंबर पा जाते हैं, 3 नंबर पा जाते हैं, पूरा मार्क डाउन ही कर देता है। ठीक है, अच्छा एक चीज आप लोग और करते रहिए, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है तो आप लोग कम से कम गेस मार करके इसमें देख सकते हैं कि गेस से हमारा कितना सही हो सकता है। आप लोग गेस के भरोसे जितने भी लोग जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट वो तो जल्दी जल्दी से आप लोग सॉल्व करते चलेंगे। और यहाँ पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं सॉल्व करेंगे, बस एक पैटर्न आपको एक तरीका बता करके आगे निकलते चलेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, 25 में 20 बहुत ही अच्छा। मैथ नहीं आता लेकिन मैथ तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्या आप आंख मूंद करके तुक्का लगा देंगे? चलिए तुक्का ही लगा के देखते हैं। अब आ जाते हैं मैथ्स की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे 91 नंबर का क्वेश्चन, 198 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी सी संख्या कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए?
क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाते हैं। 91, अब यहाँ पे अब इसका वर्गमूल पूरा निकालना पड़ेगा, फिर निकालने के बाद इसमें उत्तर आपका हो जाएगा, यहाँ पे 2 उत्तर आ जाएगा। 198 में से 2 घटाने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। कितनी बनेगी? 196 बन जाएगी। क्लियर है? तो विकल्प यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगी। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 92 पे आ जाते हैं। 92, 27 रुपए और 72 पैसों का पैसों में क्या मूल्य होगा? यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है। 27 रुपए और 72 पैसों का पैसों में क्या मूल्य होगा? पैसे में बदलना है। 1 रुपए बराबर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 27 रुपए में कितने पैसे होंगे? 27 रुपए में 2700 हो गए ना, 2700। चलिए इतना हो गए। अब उसमें 27 रुपए प्लस 72 पैसे जोड़ना है, तो यहाँ पे 2700 प्लस यहाँ पे 72 जोड़ दीजिए, 2772 पैसे हो गए। 2772 पैसे विकल्प आपका सही हो जाता है बी। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 के बाद हम आते हैं 93 पर। पैसे में मूल्य पूछा जा रहा है, सी तो बिल्कुल नहीं होगा। इतना तो आप लोग ध्यान दीजिए, पैसे में मूल्य पूछा जा रहा है, विकल्प सी सही कर रहे हैं। ये रुपए में है ना उत्तर, तो कम से कम 1 2 इसमें तो सही होगा। इसको तो एटलीस्ट मत लगाइए। अब यहाँ पे देखिए भिन्नों का इसका लासा कितना होगा? 7/11, 5/22 और 14/33 का लासा कितना होगा? 93 वाले उस पर चलते हैं। तो इसका लासा क्या होगा? 7, 5 और 14 का आपको लासा निकालना है। 7, 5 और 14 का आप लासा निकालेंगे, फिर उसका जो हर है 11, 22 और 33 का, 11, 22 और 33 का क्या आप करेंगे? मासा निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया। अभी इस पे निकालेंगे लासा और इसका मासा, तो उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे 70/11 हो जाएगी। इसका मासा क्लियर आपको लग रहा है? 11 से ही कटेगी तीनों, 11 हो गया। तो अब 11 है तो 2 ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है। दोनों तो बिल्कुल चले गए, सी और बी तो बिल्कुल चले गए। बचता आपका ए और डी। ए और डी में से इसका आप लासा निकाल लीजिए जल्दी जल्दी से, तो आ जाएगा आपका 70। टाइम सेव हो जाएगा। चलते हैं 94 की तरफ। यदि 2 संख्याओं का अंतर 7 और उसका गुणनफल 27 हो तो संख्याओं के योग का वर्ग होगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए आप जैसे भी लगाना चाहते हैं हम ऐसे लगाते हैं। 2 संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 7, और उनका गुणनफल एक्स वाई बराबर कितना हो गया? 27 हो गया। अब 2 संख्याओं के योग का वर्ग कितना होगा? अब चलिए एक फार्मूला x धन y का होल स्क्वायर, दोनों संख्याओं का वर्ग यहाँ पे पूछा जा रहा है। 2 संख्याओं के योग का वर्ग, योग कर लिया, दोनों संख्याओं का वर्ग कर लिया, कितना हो जाएगा? x ऋण y का होल स्क्वायर प्लस 4xy। अब इसको यहाँ पे x माइनस वाई बराबर क्या है? 7 का वर्ग हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस यहाँ पे 27 हो गया, तो 7 7 49, 49 प्लस यहाँ पे 7 चौक 28, 108 हो गया। तो कितना हो गया? 157 हो गया। विकल्प आपका सही हो जाता है बी। ठीक है, 94 का विकल्प आपका सही हो जाता है बी, 157। अब इसका मान कितना होगा? इसका मान कितना होगा? 843 माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ पे 843 माइनस 8 बटा 99 को आपको सॉल्व करके इसका मान हो जाएगा 8.43 का मान हो जाएगा। अब इसको डिटेल में 99 हो जाएगा, फिर उसके बाद -11 इसका हो जाएगा 11/99। फिर उसके बाद आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। पूरा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 824 बटा, देखिए 824/99 हो जाएगा। फिर से आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 से ही 32/99। तो इसको क्या लिखेंगे आप? इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 95 का विकल्प आपको बी ही आएगा। आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा जरूर, कैलकुलेशन वगैरह, बस तरीका आप जानते रहिए, कैलकुलेशन वगैरह आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इस संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? इतनी संख्या को 11 से आप भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? आप भाग दे लेंगे, ठीक है, भाग दे लीजिएगा, तो शेषफल कितना बचेगा? भाग देने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हालांकि आ जाएगा 6। क्लियर है? अब 11 से आप भाग का नियम जानते रहेंगे तो उससे भी जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं शेषफल, लेकिन भाग देने से ही अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। अब आते हैं 97 पे। निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? कोई तरीका आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 97 है, निम्न में से अभाज्य संख्याएं कौन सी है? अब हम विकल्प के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या कौन सी है? तो यहाँ पे
विकल्प आपका ए सही हो जाएगा 193। और सभी ये भाज्य संख्याएं होंगी, ये तीनों सभी भाज्य संख्याएं। ऐसे क्वेश्चन आप विकल्प के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं, विकल्प में आप भाज्य अभाज्य करके देख लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आप चलते हैं यहाँ पे 98, 97 के बाद 98 पे चलते हैं। क्लियर है? चलिए, यदि किसी संख्या के आधे का आधा 25 हो तो एक संख्या का एक चौथाई कितना होगा? यदि संख्या x मान लेते हैं, x का आधा, x की किसी संख्या के आधे का आधा, इसका भी अब आधा, पहले x का 1/2, इसका आधा हो गया, फिर इसका भी आधा ना, कितना है 25। अब इसी को हल कर लीजिए। ठीक है, तो x गुणे यहाँ पे का मतलब गुणा हो जाए तो 1/4 हो गया बराबर 25 हो गया। x का चौथाई बराबर कितना है? 25 हो गया। x का ये पूछा जा रहा है ना, x का चौथाई, तो x/4 बराबर कितना हो गया? 25। 98 का ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? 25 ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किसी कोण के कोटि पूरक कोण का मान उसका 2 गुना है तो कोण की अंश माप कितनी होगी? 99 है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 99, किसी कोण के कोटि पूरक कोण का मान उसका 2 गुना है तो कोण की अंश माप। देखिए, आप लोग भी रिप्लाई जल्दी से करते रहेंगे, कैलकुलेट करके जल्दी जल्दी से, हाँ जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहेंगे, और कैलकुलेशन तो बिना कैलकुलेशन के हो नहीं पाएगा। तो देखिए यहाँ पे किसी कोण के कोटि पूरक का मान, कोण का मान मान लेते हैं x है, तो कोटि पूरक कोण कितना हो गया? 90 - x हो गया। प्रश्न के अनुसार क्या है? उसका 2 गुना। अच्छा ठीक है, 90 - x, 2 गुना 2x बराबर 90 - x हो गया। अब यहाँ पे ये x इधर आएगा तो कितना हो गया? 3x बराबर 90 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 9 30 हो जाएगा, 30 डिग्री। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 30 डिग्री। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया, 99 100 पे आ जाते हैं। a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो a धन b धन c का मान क्या होगा? a धन b धन c का मान, चलिए अब हम यहाँ पे मानते हैं, जैसे मान लेते a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर क्या है? k है। तो अब आराम से a धन b धन c बराबर क्या हो जाएगा? a धन b धन c, ठीक है, बटा b। अब इसका बराबर हो जाएगा, अब 2k धन 3k धन 4k बटा 3k। क्लियर? अब ऐसे, अब इसको जोड़ेंगे, 9k 2 3 3 2 5 4, 9k बटा 3k कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। विकल्प आपका ए सही हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। हाँ, 100 का ए। अब फिर 101 पे आते हैं। 1600 रुपए का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज। एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ पे कोई रूल नियम इस तरीके से डिटेल में नहीं चल रहे हैं, बस जल्दी से सॉल्व करके आपको आंसर बता रहे हैं कि जितने भी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं उसको तुरंत कैच करके आगे वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जहां कहीं भी कंफ्यूजन होगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको डिटेल में बता दिया जाएगा। ठीक है, 101 पे आ जाते हैं। 1600 रुपए का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज निकालना है। 101 नंबर का क्वेश्चन, हमें नहीं लगता ये बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1600 मूलधन गुणे 16 दर है, माह, समय यहाँ पे ओके, यहाँ पे माह है, यहाँ पे देखिए 9 माह है, इसको आपको वर्ष में बदलना है। तो 9 माह को कैसे वर्ष में बदलेंगे? बटा 12 हो गया, 3/4 वर्ष हुआ कि नहीं? 3 × 9 3 × 4 3/4 वर्ष हो गया। अब ये माह की जगह पे वर्ष बदलने का थोड़ा सा ट्रिक था, बस और कुछ नहीं था। ठीक है, 3/4 हो गया, तो 1600 गुणे 3, अब यहाँ पे 100 है, तो या तो यहाँ 3/4 करिए, उस तरीके से काटिए, यहाँ पे 4 की आसान हो जाए। बस इसका कैलकुलेशन आप लोग कर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे बहुत आसान सा कैलकुलेशन हो, 4 चौक 16 ऐसे करेंगे, अब पूरा हो जाएगा। यहाँ पे 3 चौक 12, 12 गुणे 16 कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। विकल्प आपका बी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है 102 पे, यदि किसी साइकिल का विक्रय मूल्य उसके
क्रय मूल्य का 1 से 1/4 गुना हो तो प्रतिशत हानि कितनी होगी? 102 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, 102 नंबर का क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, जल्दी से आइए। 102 नंबर का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? मान लेते हैं साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, यक्स। हम आपसे बताए थे, मान के क्वेश्चन चलते हैं। ट्रिक से हम याद करते हैं, ट्रिक को भी याद करने में हमको 1000 ट्रिक याद करनी पड़ जाती है, हमारे दिमाग में हो जाती है घोंच पोंछ। तो हमको सबसे बढ़िया तरीका फटाक से मान के जल्दी से कवर कर लेते हैं। मान लेते हैं साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपए है। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? कहा गया कि क्रय मूल्य का 1 से 1/4 गुना, 1 से 1/4, 4 1 4, 5/4 यहाँ पे हो गया। तो इसका क्रय मूल्य अगर x हो गया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? x गुणे 5/4, 5/4 यानी कि 5x/4 ये हो गया। तब लाभ कितना हो जाएगा? लाभ पूछा जाए, पहले हम लाभ निकालेंगे। 5x/4 माइनस x/1 कर देंगे, x करेंगे घटाएंगे तो x/1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाता है x/4। क्लियर है? घटाने पे x/4 आएगा। प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए x/4 पूरे का बटा x गुणे 100। इसे आप लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4। देखिए x/4 में अगर आप x का भाग देंगे तो ये हो गया, और फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा? गुणा 1/x होगा, ये इससे कट जाएगा तो 1/4 ही आएगा ना। 1/4 गुणे 100 ये प्रतिशत में है, तो 4 गुणे 100, 1/4 गुणे 100 अगर आप करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 25 हुआ कि नहीं हुआ भाई? 25%। ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं। नेक्स्ट है 103 का ऑप्शन यहाँ पे देखिए, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए विकल्प दिख रहा है। दी गई आकृति में x का मान आपको बताना है। 103 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ये x है। अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बहिष्कोण का मान, कोई भी त्रिभुज है उसके बहिष्कोण का मान उसके दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो 40/90 क्या हो जाएगा? 130। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है, सही 130। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन कौन सा होगा? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, कैसे हल होगा? यदि विनोद प्रतिदिन मजदूरी करके 70 रुपए धनार्जन कमाता है तो वर्ष 2017 के फरवरी महीने में उसने कितना धनार्जन किया होगा? अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए 2017 साधारण वर्ष होगा, इसलिए फरवरी में कितने दिन होंगे? 28 दिन होंगे। फरवरी माह में विनोद द्वारा किया गया धनार्जन कितना हो गया? 70 रुपए वो एक महीने में कमाया, तो 28 गुणे 70 हो गया ना। कितना रुपए हो गया? 1960 रुपए। कितना आसान सा क्वेश्चन था। हाँ बहुत बढ़िया। 104 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ए 1960 रुपए। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 105। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका सूत्र क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा का वर्ग, ये होता है। तो √3/4 भुजा कितनी है? 6 का वर्ग कितना हो गया? 36। ठीक है, 4 9 36, 9 √3 वर्ग सेंटीमीटर, 9 √3। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो गया। क्लियर है? 1 मिनट, ये 105। अच्छा ठीक है, सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर उत्तर आपका सही हो जाएगा। 105 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, कहीं पे वर्ग मीटर और वर्ग सेंटीमीटर, ऐसे एक आध बार क्वेश्चन मेरा गलत हुआ एग्जाम में, तो आप लोगों को बताते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर भी फिर से रुके कि वर्ग मीटर और वर्ग सेंटीमीटर में ऐसा कुछ ना हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक रस्सी जिसकी लंबाई 216 मीटर है और इसके 8 मीटर लंबाई के समान टुकड़े करने के लिए कितनी बार इसे काटना पड़ेगा? 106। 216 मीटर है, इसके 8 मीटर की लंबाई के समान टुकड़े, तो भाग करना पड़ेगा ना। भाग करिए, समान टुकड़े करने के लिए कितनी बार इसे काटना पड़ेगा? बहुत बढ़िया। 216 भागे 8 करिए, 8 मीटर लंबाई के टुकड़े करने के लिए, फिर उसमें -1 घटाइए, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? इसमें आप भाग करेंगे 27 - 1 बराबर 6। रस्सी को 26 बार काटना पड़ेगा, 26 बार काटना पड़ेगा उसको।
8 मीटर लंबाई के समान टुकड़े करने के लिए उसे 26 बार काटना पड़ेगा। अब 127 पे आ जाते हैं। 127 क्या है? बिक्की के द्वारा खरीदी गई वस्तुएं, इतनी वस्तुओं खरीदता है, कितने रुपए की क्रय की दर से इतना मात्रा में खरीदता है। यदि विक्की ने दुकानदार को 1000 रुपए दिए हो तो दुकानदार विक्की को कितने रुपए वापस करेगा। अब यहाँ पे देखिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इसमें बड़ा घोंच पोंछ करना पड़ेगा। देखिए 1000 रुपए दिए, अब इसने इतना सामान खरीदा, पूरा आपको जोड़ना घटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2.5 की क्रय की दर से इसने 80 किलो खरीदा, ठीक है। अब यहाँ पे पैसा जोड़ लीजिए पहले। अब इस तरीके से 80 गुणे 2.5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 × 40, 8 दूनी 16, 4 20, तो यहाँ पे 200 रुपए आएंगे। फिर उसके बाद इसका ऐसे गुणा करेंगे, इसमें कुछ पैसा आएगा। चलिए इसका मान लीजिए x आ गया, फिर इसका अंगूर वाला मान लेते हैं, यहाँ पे y आ गया। फिर इसका रुपये कुछ आएगा, z मान लेते हैं, x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, z मान लेते हैं, ठीक है। अब पूरा अगर यहाँ पे फिर उसके बाद सेब का जोड़ लेते हैं, ठीक है, x y z a हो गया, पूरा जोड़ लेंगे, पूरा कितना पैसा आएगा ये, फिर 1000 में से उसको घटा देना पड़ेगा। ये इसका काम है, ठीक है। ये क्लियर है ना? इसमें ऐसे ही आपको करना है, इसका गुणा करेंगे, जो पैसा आएगा, जो पैसा, फिर बाद में उस पैसे को जोड़ लेंगे। दुकानदार को इसने इतना रुपए दिए, तो दुकानदार अपना वाला तो काट ही लेगा ना, तो वही काट करके माइनस करके आपको बता देना है यहाँ पे जो भी उत्तर आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसमें आ जाएगा 240 रुपए, डी ऑप्शन आपका सही होगा, यही होगा इसमें। 108 है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर और उसका क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है। मैदान की चौड़ाई कितनी होगी? चलिए एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, बहुत बढ़िया। 108 चलिए लंबाई इतनी है, उसकी चौड़ाई पूछा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आयत का क्षेत्रफल कितना है? 2400 वर्ग मीटर है, हाँ, और लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना हो गया? तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो गया? 2400 वर्ग मीटर हो गया। तो यहाँ पे 6 मीटर गुणे चौड़ाई पूछा जा रहा है, 6 मीटर गुणे चौड़ाई बराबर 2400, क्लियर है ना। फिर उसके बाद मैदान की चौड़ाई बटा यहाँ पे 6 कर दी, 6 × 24, यहाँ पे 60 है, 6 ये 0 कटेगा, 6 × 24 0, 40 हो गया, क्लियर है, ए होगा सही। नेक्स्ट है 109। श्रीमान शंकर राय ने अपनी संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को, 1/4 भाग अपनी पुत्री को और शेष भाग अपनी पत्नी को दिया। यदि पत्नी को उन्होंने 2 लाख रुपए दिए हो तो उनकी कुल संपत्ति कितनी थी? आप देखिए यहाँ पे मान लेते कुल संपत्ति कितनी थी? x लाख रुपए थी। अब प्रश्न के अनुसार क्या है? आधा भाग अपने पुत्र को, x/2 अपने पुत्र को दिया प्लस x/4 अपने पुत्री को दिया, ये हो गया। एक मिनट, इसका अपनी संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को, 1/4 भाग अपनी पुत्री को और शेष भाग अपनी पत्नी को दिया। संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को दिया और 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया और शेष भाग, अब इसमें से दोनों को जोड़ करके यहाँ पे x में से घटा देंगे तो पूरा भाग, ये पूरा बराबर कितना हो जाएगा? x के हो जाएगा। यहाँ पे जो पत्नी वाला है इसका जोड़ करके इसमें से घटा देंगे तो वो पत्नी वाला भाग निकलेगा, ये पूरा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे अब कैलकुलेट करेंगे कुल संपत्ति, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? वेरी गुड, यहाँ पे 8 लाख संपत्ति, हाँ वेरी गुड, उत्तर यहाँ पे आ जाएगा आपका ए 8 लाख। ऐसे इसका कैलकुलेशन आसान सा है, बस इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा वहाँ पे x मान करके, या फिर कोई ट्रिक हो जैसे भी। अब यहाँ पे 110 पे आ जाइए। एक हौज की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 120 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 2 मीटर। आयतन आसान सा है, बस किस पे रखना है? सूत्र पे रख लेना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, जो सेंटीमीटर है ना, अब यहाँ पे सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर और यहाँ पे ऊंचाई देखिए मीटर है। अब यहाँ पे उत्तर आपका घन मीटर में दिया है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई जब करेंगे आप
तो ये घन मीटर में ही आएगा। तो मीटर में, तो इन दोनों को आप मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। तो 80 सेंटीमीटर बटा 100 करेंगे 0.8 मीटर हो जाएगा, और इसका बटा 100 करेंगे 1.2 मीटर हो जाएगा। बस 0.8 गुणे 1.2, फिर उसके बाद कितना है 0.8, इसका गुणा आपको कर देना है। तो ये घन मीटर लगभग जो उत्तर आ जाएगा आपका वही उत्तर हो जाएगा। कितना उत्तर आएगा? विकल्प आपका ए सही होगा। यही प्रोसेस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 111 चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, कितना होता है? 111 एकदम से प्यास लग गई है। 111 है चतुर्भुज के चारों कोणों का, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा 111 ठीक है, ये तो मतलब फिक्स बात है, 360 होता है। अच्छा इसको सूत्र पे रखेंगे तो क्या होता है? चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या मान लेते हैं n बराबर 4 है, तो चारों कोणों का योग n - 2 गुणे 180 ऐसे होता है ना। तो 4 n बराबर कितना हो जाएगा? 4 - 2 गुणे 180, तो 2 गुणे 180 बराबर 360 ऐसे लगता है। अब जैसे मान लीजिए कोई कोण दे दिया गया, कोण कितना कोण है 6 मान लिख करके आएंगे तो ऐसे लगाना आपको। अब इसका मान कितना होगा? अब इसका मान ये आप लोग हल कर लीजिएगा। 100 ये जो है ठीक है 112। अब यहाँ पे देखिए ये इसको सरल कर लेंगे थोड़ा सा ना तो सही हो जाएगा। जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप में है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप में, तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है? a प्लस b फिर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे आप इसको विस्तृत कर लेंगे तो नीचे ऊपर का कुछ ना कुछ जरूर बहुत जल्दी कटेगा। 112 का ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा सी। क्या होगा? ए होगा, एक उत्तर आएगा। आप लोग सी कह रहे हैं, एक बहुत बढ़िया, एक ए उत्तर आएगा, एक आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, इसको आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। अब इसको बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे? या तो इसको भाग कर लीजिए। चलिए 3/4 को आप भाग करेंगे, दशमलव कितना आ जाएगा? 0.75 आएगा। 1/2 को वैसे आरोही क्रम में आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए -1/2 भी है, ये चीज ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, 3/4 में भाग देंगे 0.75, और फिर उसके बाद 1/2 में भाग करेंगे -0.5 आ जाएगा। फिर 7/11 में भाग करेंगे 0.63 आएगा। 5/8 में कितना आएगा? 5/8 भाग करेंगे 8 × 48, 8 दूनी 16, चलिए 0.62 हो गया। अब इसके बाद आरोही क्रम में -1/2 पहले छोटा, फिर उसके बाद फिर इसमें कौन सा 5/62, ये देखिए 0.62। अब उसके बाद यहाँ पे आ गया 5/8, फिर उसके बाद हो जाएगा ये तीसरा है 7/11, फिर उसके बाद हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन सा विकल्प मैच कर रहा है। 7/11 113 का विकल्प आपका सही हो जाएगा। 113 ये हो, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 113 का ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा ए। ऐसे ही कैलकुलेशन करना होगा। फिर 114, चलिए खत्म होने वाला, गणित शिक्षण के उद्देश्य शिक्षक की किस प्रकार सहायता करते हैं। 114 का विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? पाठ्य सामग्री का चयन करने में। गणित शिक्षण का उद्देश्य शिक्षक की किस प्रकार सहायता करते हैं। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी। नेक्स्ट है, बच्चा शिक्षा का केंद्र है, पुस्तक नहीं। यह कथन किस दार्शनिक का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 115, ये कथन किसका है? बच्चा शिक्षा का केंद्र है, पुस्तक नहीं। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, ये रूसो ने कहा। क्वेश्चन नंबर 116 पे आ जाते हैं। 116 में ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? खोज विधि के प्रतिपादक कौन थे? खोज विधि के प्रतिपादक 116 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आर्मस्ट्रांग महोदय। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है 116 के बाद आते हैं 117 पे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, गणित में विद्यार्थियों की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रविधियां प्रयोग की जाती हैं। 117 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? 117 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, मौखिक परीक्षा, कागज पेंसिल पर परीक्षा, कक्ष की सहभागिता। 117 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ये सभी मौखिक परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा,
कक्षा की सहभागिता, ये सभी हैं मूल्यांकन विधियां गणित में विद्यार्थियों की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 118। गणित की अच्छी पुस्तक में होते हैं बहुत सारे। 118 क्या होगा? गणित की अच्छी पुस्तक में होते हैं, कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? 118 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी। हल सहित उदाहरण भी अभ्यास करने के लिए प्रश्न भी दिए गए होते हैं। 119 से विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है? 119 विकल्प यहाँ पे आपका क्या सही होगा? वांछित दृष्टिकोण पैदा करना, ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति, बौद्धिक आदतों के विकास में, ये सभी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी। एक बार आप सभी स्टूडेंट जितने भी हमारे हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लाइक और शेयर करते रहिए। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, आपकी यहाँ पे हिंदी साहित्य की क्लास होगी, बहुत ही बढ़िया सी क्लास है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक, भूलना नहीं है। इसके बाद हिंदी साहित्य की क्लास को भूलना नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। पूरी मैराथन और सुपर फास्ट क्लास होगी, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 120 पे आते हैं। गणित शिक्षक में निम्नलिखित में से क्या विशेषता या विशेषताएं होनी चाहिए? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? 120 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है। शिक्षण विधियों का उसे ज्ञान होना चाहिए, सभी शिक्षक के अंदर होना चाहिए, कक्षा संचालन करने की योग्यता, ये भी गणितीय उपकरणों का प्रयोग करने में सक्षम हो। ये गणितीय शिक्षण, जो गणित का शिक्षक है स्पेशली उसके लिए, और सभी शिक्षक में योग्यता होनी चाहिए, तो विकल्प आपका सही हो जाता है डी। क्लियर है? अब यहाँ पे बताइए मैथमेटिक्स में आप लोग 30 में से कितना स्कोर कर पाए हैं? और जहां पे कोई क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो और जिसे आप डिटेल में चाहते हैं, डिटेल में उसे समझाया जाए, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है? इंग्लिश से रिलेटेड होगा। और आप सभी लोग जल्दी जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा इंग्लिश का, ठीक। अब इंग्लिश एकदम से आ जाइए जल्दी से, इंग्लिश वाले स्टूडेंट। अभी जैसे ही इसकी क्लास कंप्लीट होगी ना, इसकी जो अभी बस इंग्लिश के बाद ये क्लास कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद से साहित्य की क्लास स्टार्ट होगी आपकी, ठीक। इंग्लिश के पोर्शन पे आ जाइए। फाइंड आउट द कॉमन नाउन इन द फॉलोइंग वर्ड। क्वेश्चन नंबर 61। कॉमन नाउन आपको यहां पे चुनना है। 61 आप लोग की रिप्लाई आएगी तभी तो आगे बढ़ेंगे, रिप्लाई करिए ना जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 61 माउंटेन है, विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? 61। अच्छा इंग्लिश, हाँ ठीक है, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है। एक मिनट, ठीक, ए होगा। चलिए, जिस शब्द से किसी जाति, श्रेणी, संपूर्ण वर्ग का ज्ञान होता है वो कॉमन नाउन कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे माउंटेन हुआ, रिवर हुआ, ये सभी माउंटेन में, ये देखिए जैसे माउंटेन हुआ, ये कॉमन नाउन हो गया ना। अभी इसमें एवरेस्ट लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? माउंटेन में अगर नाम आ जाए एवरेस्ट का आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। रिवर है, जैसे रिवर क्या है? कॉमन नाउन है। रिवर में अगर गंगा का आ गया तो क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द 62 फाइंड आउट द मटेरियल नाउन इन द फॉलोइंग वर्ड्स। मटेरियल नाउन आपको यहाँ पे चूज करना है। सिल्वर हुआ, प्लास्टिक हुआ, डायमंड हुआ, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 62 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, ऑल ऑफ द अबव। कोई पदार्थ या वस्तु जिससे दूसरी वस्तुओं को बनाया जाता है, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द इनडेफिनिट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग। जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करेंगे तो हम जल्दी से इसे भी कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 फाइंड आउट द इंडेफिनिट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 63 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा डी, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, समवन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, ये सभी। हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 64 हाउ मेनी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस देयर आर। कितने रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं? परस्पर वाचक सर्वनाम
जो सर्वनाम दो प्रोनाउंस से मिल करके बने हो और परस्पर संबंध प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, परस्पर वाचक सर्वनाम। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? 64 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, दो होते हैं। ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर एंड दूसरा होता है वन अनदर। अगला क्वेश्चन है 65, चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब, द टीचर फिल इन द ब्लैंक, द लेसन स्टडी। क्वेश्चन नंबर 65 विकल्प सही हो जाता है आपका पी, टाट भरा जाएगा इसमें। द टीचर टाट द लेसन स्टडी, यहां पे स्टडी लगाया तो यहां पे क्या होगा? टाट भरा जाएगा। भूतकाल में, पास्ट में हुआ था ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट फॉर्मेट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, इसको छोड़िए। ये इसमें टाट भरा जाएगा। स्टडी से आप लोग इसमें लगा सकते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। टीचर्स हैज टाट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पास्ट फॉर्म टाट होगा। अगला क्वेश्चन है जॉन फिल इन द ब्लैंक इन हॉस्पिटल फॉर 2 weeks। क्वेश्चन नंबर 66, जॉन इन हॉस्पिटल फॉर 2 weeks। सी हैज बीन लाइन, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जब कोई घटना भूतकाल में हो, मतलब भूतकाल में प्रारंभ हो तो और वर्तमान में भी जारी हो तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाएगा ना उसे। फिर उसमें हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी ऐसे लगेगा। तो विकल्प आपका सी यहाँ पे सही होगा इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 67, फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ही इज वन ऑफ द फास्टेस्ट रनर इन द रेस। विकल्प यहाँ पे कौन सा होगा? कौन सा गलत है? ए यहाँ पे, बी है, सी है, डी है। 67 का विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी। एडजेक्टिव वन ऑफ के बाद प्रयुक्त हुआ है फास्टेस्ट। चलिए इसमें कहां पे मिस्टेक है? कौन सी क्लियर चीज है बताइए तो। हमको यहां पे क्या सही है? इसमें चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए। हाँ वेरी गुड। क्या होगा? सिंगुलर ना होकर के प्लूरल में होगा, बहुवचन में होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 68 पे आइए। 68, वन ऑफ द ट्रिलियंस ऑफ फ्लावर ऑन अर्थ, हाउ मच आर सुटेबल फॉर परफ्यूम मेकिंग? नो एरर। 68 पे तो यहां पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो? 68 का बी सही होगा। यहां पे देखिए जो ट्रिलियंस यहां एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जो फूलों की विशेषता बता रहा है, संख्या के रूप में है। यहां पे जो हाउ मच है मात्रात्मक के स्थान पर क्या हो जाएगा? यहां पे मैनी हो जाएगा, संख्यात्मक होगा। क्लियर है? ये होगा। तो बी वाले ऑप्शन में गलती है। अगला है 69, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन सही भरना है। क्वेश्चन नंबर 69 है प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 69 है, ऑप्शन आपका बी सही होगा, ऑफ। ठीक है। ही कम्स ऑफ अ रिच कंट्री। प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग स्रोत के अर्थ में किया जाता है। वह एक धनी देश, स्रोत से आता है, तो प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। व्हाट इज द टाइम? फिल इन द ब्लैंक योर वॉच। क्वेश्चन नंबर 70, ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी। जो निर्जीव चीजें होती हैं उसके लिए, जैसे घड़ी क्या है? निर्जीव है, तो उसके लिए प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है।
71, choose the appropriate conjunction. I will go swimming on Sunday, fill in the blank, it's raining. 71, ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, अनलेस। अगला है चूज द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। क्वेश्चन नंबर 72 है, सी हैज नॉट कॉल्ड, फिल इन द ब्लैंक, सी लेफ्ट लास्ट वीक। क्वेश्चन नंबर 72, ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, सिंस। सिंस का मतलब क्या होता है? जब से, फ्रॉम द टाइम व्हेन, पॉइंट ऑफ टाइम का बोध ये कराता है। आई ईयर टू वीक्स होने पर किसका प्रयोग होता है? सिंस का प्रयोग होता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरजेक्शंस रिप्रेजेंट सरप्राइज। 73, सरप्राइज बी, वाओ। क्लियर? वाओ इंटरजेक्शन सरप्राइज को व्यक्त करता है। इप्पी, ये एक्साइटमेंट को व्यक्त करता है। और यूरेका भी, ये भी एक्साइटमेंट के लिए होता है। ये सरप्राइज के लिए वाओ, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लूरल वर्ड। प्लूरल कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 74, बहुत आसान सा दिख रहा है, वुमेन। 74 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, आइडेंटिफाई द कंपाउंड सब्जेक्ट। टॉम एंड हैरी आर ट्विन ब्रदर्स। 75 डी, टॉम एंड, यहां पे हैरी है, यहां पे जेरी है, टॉम एंड जेरी। वे सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाते हैं जिनमें दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हुआ होता है। जैसे टॉम एंड जेरी कंपाउंड सब्जेक्ट है। बहुत ही क्लियर सा है। यहां पे देखिए, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है। एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आईज ही फेल अस्लीप। यहाँ पे इससे नेगेटिव में बदलना है। विकल्प आप सभी के सामने। आप चलिए 1-2 सेकंड सोच लीजिए, तो जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। 76, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बनाने के लिए क्या होता है? यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? 76, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है नो सूनर, फिर उसके बाद देन। नो सूनर हैज ही क्लोज्ड हिज आईज देन ही फेल अस्लीप। विकल्प आपका यहाँ पे ए सही हो जाता है। 77, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में चेंज करना, नोबडी कुड हैव डन इट। 77 है, नोबडी कुड हैव डू इट। 77, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, हु कुड हैव डन इट। इंट्रोगेटिव में पूछा जा रहा हु कुड हैव डन इट, बी ऑप्शन आपका सही होगा। यदि साधारण वाक्य नेगेटिव में हो तो प्रश्नवाचक वाक्य कैसा बनेगा? स्वीकारात्मक बनेगा। और यदि वाक्य स्वीकारात्मक हो तो उसे प्रश्नवाचक बनाने पर वो निषेधात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अगला है 78, व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ निफ्यू। 78 आसान सा है। निफ्यू का मतलब क्या होता है? भतीजा या भांजी। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट विल द फेमिनिन जेंडर ऑफ लैड। लैड का मतलब होता है लड़का, बालक। इसका फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। रेंट कॉस्ट ऑलमोस्ट टू, फिल इन द ब्लैंक, फिफ्थ ऑफ हिज सैलरी। क्वेश्चन नंबर 80, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 80। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। हाइफन का प्रयोग होगा यहां पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, हाइफन का प्रयोग फ्रैक्शंस या कंपाउंड नंबर्स को दर्शाने के लिए किया जाता है मेनली। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल बी द सेम मीनिंग ऑफ क्यूट।
क्यूट का आपको बताना है समानार्थक, सेम मीनिंग, समान अर्थ। 81 का विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? 81, जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। वेरी गुड, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए, एडोरेबल। क्यूट का मतलब होता है क्या? सुंदर, प्यारा, ये सभी, और इसका भी मतलब होता है प्यारा या आकर्षक, ये सभी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब ट्रस्ट इन? फ्रेजल वर्ब ट्रस्ट इन की मीनिंग आपको बतानी है। 82, ट्रस्ट इन का मतलब होता है टू रिले ऑन। ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, किसी पर विश्वास करना। 83 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। एक बार सभी स्टूडेंट मेरे जितने भी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जल्दी जल्दी से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाते हैं, बहुत ही जल्दी से ईमानदारी के साथ आप लोग शेयर करते रहिए। आइडेंटिफाई रिलेटिव प्रोनाउन फ्रॉम द फॉलोइंग। रिलेटिव प्रोनाउन आपको बताना है, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, हु। 83 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? 83 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, हु। क्लियर है? हु रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग किसी संज्ञा से संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन संबंध सूचक सर्वनाम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाते हैं। 84 है, चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन नंबर 84 है, द टीचर आस्क्ड हिम, ये डायरेक्ट स्पीच में है। द टीचर आस्क्ड हिम वेयर विल यू गो टू, वेयर विल यू गो टुमारो, यहां पे कंप्लीट होता है। द टीचर आस्क्ड हिम वेयर विल यू गो टुमारो। क्वेश्चन नंबर 84, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है द टीचर आस्क्ड हिम वेयर आई वुड गो टू, द टीचर आस्क्ड हिम वेयर आई वुड गो द नेक्स्ट डे। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच किसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। इंट्रोगेटिव में है ना, यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव में है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्वेश्चन वर्ड वेयर का प्रयोग यहाँ पे पहली बात तो कनेक्शन के रूप में करेंगे, कनेक्शन के रूप में वेयर का प्रयोग करेंगे। प्रोनाउन वर्ब और निकटता सूचक शब्दों के परिवर्तन के लिए असर्टिव सेंटेंस से संबंधित नियमों का हम प्रयोग करेंगे, जो कि आप सभी को पता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। विल लेंड सम मनी टू पॉप। क्वेश्चन नंबर 85, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ए। ठीक है, जो एक्टिव वॉइस किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट आप लिखेंगे, सब्जेक्ट फिर वाच प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा प्लस अदर वर्ड्स होंगे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8 सही है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा 84, अगर आप लोगों को लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाते हैं। 86, द वर्ड सिनोनिमस टू द वर्ड लिस्ट इज। सिनोनिम्स यहां पे बताना है क्वेश्चन नंबर 86 का। लिस्ट मतलब क्या होता है? सूची होता है, सूची पत्र। इसका पर्यायवाची क्या होगा? सिनोनिम्स। कैटलॉग होगा, ये भी कैटलॉग मतलब हो जाता है तालिका, सूची। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 87 है, द वर्ड सिनोनिमस टू द वर्ड ट्रैंक्विल इज क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 87, ट्रैंक्विल इसका मतलब होता है शांति या शांत चित्त। इसका पर्यायवाची ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, द वर्ड एंटोनिमस टू द वर्ड
रिलुक्टेंट इज क्या होगा? 88। रिलुक्टेंट मतलब होता है निरुत्साही, इसका विलोम क्या हो जाएगा? हमेशा यूज होता है वर्ड। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, इसका मतलब उत्साही। चूज द करेक्ट होमोफोन फॉर ब्रेकफास्ट आई हैड फिल इन द ब्लैंक पैनकेक्स। क्वेश्चन नंबर 89। 89 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। विच लेटर्स इज साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड? रिसिप्ट, नोम, क्या है? क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पे जब साइलेंट है तो कैसे बोला जाएगा? इसे साइलेंट को रिसिट बोला जाएगा। तो क्या साइलेंट होगा? ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। कौन सा? बी। साइलेंट बोलने से आपको समझ आ जाता है कि कौन सा साइलेंट है। ये उसे बोला जाएगा रिसिट और इससे बोला जाएगा क्या? नोम। क्लियर है? चलिए, अभी नोम बोलने से आप जी साइलेंट लगा लेते हैं, तो रिसिट और नोम हो गया। ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है। पी और जी अक्षर यहाँ पे क्या है? साइलेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, कोई नहीं है, आगे हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट। पूरा यहाँ पे 30 क्वेश्चन हम लोगों ने इंग्लिश के कवर किए। क्लियर है? जहां पर भी आपको कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये रहा पूरा 30 क्वेश्चन इंग्लिश का। आपको कैसा लगा? हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है? हाँ, हमेशा की तरह अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और जाते जाते आप लोग अपना प्यार और विश्वास लाइक और शेयर के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आज के सवाल में, आज का सवाल यहाँ पे क्वेश्चन पूरा कंटिन्यू करवा रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पे चलिए बता दीजिए आप लोग, पावन में कौन सी संधि है? पावन में संधि आपसे पूछी जा रही, पावन में कौन सी संधि है? ठीक, अच्छा ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा वहां पे 84 पे। चलिए, कैसा रहा पूरा पूरा सेशन? कैसा रहा? पूरे 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं लास्ट में एकदम से। हाँ, बोलते बोलते थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो जाती है तो चलिए मिलते हैं अभी हम लोग। अभी टाइम कितना हो रहा है? अच्छा, अभी कितना बज रहा है? 7:15 बज रहा है, ठीक है? तो चलते हैं हम, अभी मिलेंगे फिर आप लोगों से 9 बजे के टाइम पे। 9 बजे ही मिलेंगे, ठीक है? 9 बजे मिलेंगे और हिंदी साहित्य की पूरी बढ़िया सी क्लास होगी। और फास्ट रिवीजन के तौर पे देखेंगे, अब कोई चीज़ रुकना नहीं है, फास्ट फास्ट ही भगना है, ठीक है? तो हाँ, मिलते हैं फिर 9 बजे की क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही चलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय। पूरी 6 क्लास एक साथ हो जाती, पूरी 6, और उसमें से भी इतना कंटिन्यू बोलना ना, तो इस तरीके से ऐसा हो जाता है कि थोड़ी सी हल्की सी एनर्जी, ऐसा कुछ होता नहीं मेरे साथ फिलहाल। हाँ, चलिए मिलते हैं फिर आप सभी से अभी 9 बजे आपकी हिंदी साहित्य की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।